हेलो प्यारे विद्यार्थियों, हम पहुंच चुके हैं आज एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यूनिट नंबर 6 के लेक्चर नंबर 8 पे। ठीक है ना, 7 तक हमने लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने रासायनिक जो आपकी लवणीय और क्षारीय मृदा थी उनको पढ़ा था। अब लवणीय क्षारीय मृदाओं का सुधार कैसे आप करोगे उस तकनीक को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, लवणीय और क्षारीय मृदाओं का सुधार। ठीक है ना, अब सुधार किस किस तकनीकी से होगा, देखो लाइन टू लाइन फॉलो करते हैं चीजों को। पहली बात इन्होंने क्या बता रखी है कि रासायनिक मृदाओं को, या मैं कहूं कि आपकी जो लवणीय या आपकी जो क्षारीय मृदा हो गई थी उनको सुधारने के कितने तरीके दिए भाई, इन्होंने 3 तरीके दिए। कौन कौन सा, पहला तो भौतिक एवं जल निकास या जल तकनीकी विधि द्वारा, दूसरा हुआ आपका रासायनिक सुधार, तथा तीसरा आपका हो गया जैविक सुधार। तो कहने का मतलब पहला तो भौतिक सुधार है जिसमें जल तकनीकी आ जाएगी, दूसरा है आपका रासायनिक सुधार और तीसरा है आपका कौन सा, जैविक सुधार। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले की किसकी, भौतिक एवं जल तकनीकी विधि द्वारा हम लवणीय या क्षारीय मिट्टियों का सुधार हम कैसे करेंगे उस चीज को हम समझेंगे। ठीक है, देखो भाई, यांत्रिक विधियां इन मृदाओं के भौतिक गुणों को सुधारने के लिए प्रयोग की जाती हैं। यांत्रिक का मतलब आप मशीनों से या खुद से आप जो श्रम करोगे उसके द्वारा जो आप कार्यविधि को अपनाओगे उसी को अपन क्या कहते हैं, यांत्रिक विधि। जैसे आपने खुदाई करी, ठीक है ना, ऊपरी सतह को आपने खुरच दिया, या आपने मशीनों से या खुद से आपने गहरी खाई का निर्माण किया, तो ये सब किस में आएंगी भाई, यांत्रिक तकनीकी में आएंगी। ठीक है, देखना ऊपर करते हैं पैराग्राफ को, देखो प्राय लवणीय मृदाओं के सुधार के लिए इस प्रकार की विधि का उपयोग करते हैं। जहां पर लवण की मात्रा ज्यादा है ऐसी मिट्टी को सुधारने के लिए हम इस तकनीक का यूज करते हैं। ठीक है, ये विधियां हैं, पहली गहरी जुताई विधि, दूसरी कौन सी हो गई, अवमृदा गहरी जुताई विधि, तीसरी हो गई बालू भरावन, चौथी हो गई प्रोफाइल का उलटना पलटना। ठीक है, बालू भरावन में ही इन्होंने इसको ऐड कर दिया, क्या, प्रोफाइल का उलटना पलटना, यानी मृदा प्रोफाइल को आपने खोदा और खोद के उसको पलट दिया। ठीक है ना, इधर से आपने मान के चलो इस जगह की मिट्टी को आपने खोदा और खोद कर आपने मतलब इसका जो ऊपरी हिस्सा था उसको तो कहां कर दिया, नीचे, और इस मिट्टी का जो निचली हिस्सा था, निचला हिस्सा था वो कहां आ गया, ऊपर आ गया। तो इस तरीके से आपने मृदा प्रोफाइल को उलट पुलट करके भी आप जो लवणीय मृदा है उसको आप सुधार सकते हो। ठीक है, कैसे सुधारेंगे एक एक पॉइंट को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, देखना भाई, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखो अब जो पहली 3 विधियों के बारे में जो बात कर रहा है उसके लिए क्या बोला है कि ये जल अंतः स्पंदन को सुधारती, यानी जो पानी का जो नीचे फ्लुएंस होगा ना, जो पानी नीचे की जल स्तरों में नीचे पहुंचेगा, आपकी जो मृदा की स्तरों में नीचे पहुंचेगा उसको सुधारती है। क्योंकि आपको पता था कि लवणों के माध्यम से कड़ी परत बन जाती थी तो निक्षालन भी वहां पर नहीं हो पाता था। ठीक है ना, उन सारी प्रॉब्लम्स का यहाँ पर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, पहले की 3 विधियों द्वारा। ठीक है, देखो मृदा पृष्ठ पर उपस्थित कठोर परत को यांत्रिक साधनों से अवमृदा में उपस्थित कठोर परतों को अवमृदा की गहरी जुताई से तोड़ा जा सकता है। कहने का मतलब ऊपरी मृदा तो आपकी पृष्ठ मृदा थी, ठीक है, वहां पर अगर आपको जुताई करनी है तो हल्की जुताई से भी आप उसकी जो कड़ी परत है उसको क्या है, आप तोड़ मरोड़ कर मिट्टी के अंदर बढ़िया से आप उसकी जुताई कर दोगे। लेकिन अब अवमृदा, पृष्ठ मृदा को छोड़कर जो नीचे की अवमृदा है, अगर वहां कड़ी परत बन गई है, वहां अगर कड़क परत बन गई है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, गहरी जुताई करनी पड़ेगी। उस कड़ी परत को तोड़ने के लिए आपको खेत में गहरी जुताई करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात को? चलो मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम भी बना के बताता हूं। ये मान के चलो आपकी पृष्ठ मृदा है, ऊपर वाली ये, ठीक है ना, और नीचे मैं अलग रंग ले लेता हूं। नीचे वाली ये वाली जो मिट्टी है जो आपकी ब्लू कलर, सॉरी पीले कलर से जो है वो मान के चलो आपकी अवमृदा है। ठीक है, ये तो आपकी अवमृदा है ये वाली, और ऊपर वाली जो है वो आपकी कौन सी है, पृष्ठ मृदा है। ये ऊपर वाली आपकी है पृष्ठ मृदा। ठीक है, ये वाली। तो अभी यहां ऊपरी पृष्ठ मृदा पे कड़क परत थी तो आपने क्या किया भाई, जुताई से इसको आपने क्या किया, हल्की सी जुताई मारी इस तरीके से, जो आपके ट्रैक्टर में जो आपके हल लग रहा है, और उससे आपने इसकी जुताई कर ली। लेकिन सॉरी लेकिन अगर आपके अवमृदा में क्या है, गहरी कड़क परत बन गई, यानी यहां पर अगर ये जो मिट्टी की लेयर है वो कैसी होगी भाई, कड़क हो गई, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ने के लिए आपको गहरी जुताई करनी पड़ेगी। यानी हल थोड़ा सा आपको मिट्टी के ज्यादा अंदर देना पड़ेगा और उससे आपको जुताई करनी पड़ेगी। ठीक है, जिससे आपकी कड़क परत टूट जाए और निक्षालन आपका हो सके। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या लिखा है, जल एवं वायु की पारगम्यता को बालू भरावन विधि से सुधारा जाता है। प्राय जल तकनीक सुधार विधि सभी सुधार विधियों का एक आवश्यक भाग है। तो जितनी भी सुधार विधियां हम पढ़ेंगे, चाहे वो जैविक हो, भौतिक हो, रासायनिक हो,
उसमें कहीं ना कहीं हम पानी का यूज करेंगे, जल तकनीकी का यूज हम करेंगे। ठीक है, पहला देखते हैं भाई, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, मृदा की सतह को खुरच कर। तो पहले हम सुधार कैसे करेंगे लवणीय मृदा का, मृदा की जो सतह है उसको खुरच कर। ठीक है, जैसे ये आपका खेत है, ठीक है भाई, खेत की ऊपरी सतह पर आपने क्या देखा, ऊपरी सतह पर हमने देखा कि भाई लवणों का जमाव हो गया, हमको भूरी क्रीम सी परत, हमको सफेद चादर जैसी हमको परत खेत के ऊपर दिखाई देती है। तो अब हमने समझा कि भाई मिट्टी तो हमारी लवणीय हो गई, अगर इस मिट्टी में अगर हम फसल उगाएंगे तो इस मिट्टी में हमारी फसल उगेगी नहीं। तो अब हमने क्या हमने अपनाया भाई कि इस ऊपर की जो नमक की जो परत जमी है इसको हम खुरच के हटा दें और खेत से बाहर निकाल दें, तो हमारी मिट्टी में क्या हो जाएगा भाई, सुधार हो जाएगा, लवणीयता कम हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी को खुरच के आप इसका जो पूरा लवण है, जो सॉल्ट है, उसको हटा सकते हो। लेकिन ये जो विधि है भाई वो ज्यादा काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, अगर किसी का बहुत बड़ा खेत है तो वहां पर बहुत सारे मजदूर लगाने पड़ेंगे, तो उनसे क्या होगा, खर्चा ज्यादा आएगा। तो कहने का मतलब ये विधि इतनी आवश्यक भी, इतनी कारगर भी नहीं है और साथ ही साथ खर्चीली भी बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से इस विधि का सामान्यतः उपयोग अपन कम करते हैं या ना के बराबर करते हैं। ठीक है, देखो पैराग्राफ को भी पढ़ लेते हैं एक बार, क्या लिख रखा है भाई, मृदा की ऊपरी सतह पर सफेद परत के रूप में उपस्थित लवणों को खुरच कर हटाया जा सकता है। यह एक सरल उपाय है, परंतु जितना सरल उपाय है उतना खर्चीला भी है। भाई ये बात भी है, जितना सरल है उतना खर्चीला भी है। 15 से 30 सेंटीमीटर गहराई तक लवण खुरचते हैं और खुरची हुई मृदा को खेत से बाहर निकाल देते हैं। यह तरीका बहुत उपयोगी नहीं है क्योंकि नीचे से लवण थोड़े समय बाद पुनः ऊपर आ जाते हैं। क्योंकि आपको पता है पानी के साथ घुल घुल कर जो लवण नीचे गए हैं वो जब वाष्पीकरण की क्रिया होगी तो नीचे से वापस कहां आ जाएंगे, मिट्टी के ऊपर आ जाएंगे। तो ये जो विधि है वो इतनी कारगर आपकी नहीं है। ठीक है, समझ गए बात को। आगे चलते हैं सेकंड मेथड पर। सेकंड विधि को देखो, निक्षालन। दूसरी विधि है आपकी निक्षालन। ठीक है, देखना भाई, निक्षालन विधि को देखो। निक्षालन में क्या होगा, इस क्रिया द्वारा लवणों को जल में विलय करके पादप जड़ के क्षेत्र से नीचे ले जाया जाता है। ठीक है, ताकि पौधों पर लवणों का बुरा प्रभाव ना हो। पहले पैराग्राफ पढ़ लो, वो सारी बातें आपको एक ही लाइन के अंदर समझा दूंगा। निक्षालन हेतु इतना जल देना चाहिए कि फसलों की जरूरत के साथ साथ निक्षालन मांग को भी पूरा कर सके। समझ जाओ भाई, अब क्या बोल रहा है, कल परसों हमने पढ़ा था कि पेड़ पौधे की जो जड़ें हैं वो क्या है, उसके अंदर जितना पानी है उसको भी वो भाई निकाल देती है। अगर आपकी मिट्टी में आपकी मृदा में जो लवणों की मात्रा ज्यादा है तो परासरण की क्रिया होती है और परासरण की क्रिया के द्वारा जो पेड़ पौधों की जो जड़ों का जो जल है वो भी कहां आ जाता है, बाहर मृदा विलयन में आ जाता है। तो अब हमें क्या करना है, आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में हमें पानी देना है। यानी जितना निक्षालन होने योग्य पानी है उससे ज्यादा मात्रा में अगर हम पानी डाल दें तो होगा क्या, ज्यादा मात्रा में अगर हम पानी डाल देंगे तो लवण घुल घुल के आपके नीचे आ जाएंगे। यानी इतना हमें पानी देना है कि जो जड़ों का जो क्षेत्र है वहां से भी नीचे आपके लवण चले जाएं। समझ में आ रही है मेरी बात? चलो एक और डायग्राम में आपको बढ़िया से बना के बताता हूं। ठीक है, टाइम लगेगा, वीडियो लंबी होगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में चीज आनी चाहिए, ये अपना उद्देश्य है। ठीक है, ये समझ लो आपकी भूमि का ये स्तर है। ठीक है, ये भूमि का स्तर है, ये आपका यहां पर पौधा है। ठीक है, पेड़ जो भी आपने फसल उगाई है ये आपका पौधा है। इसकी ये रही भाई आपकी जड़, ये आपकी जड़ रही, यहां तक जड़ है। ठीक है, तो अब आपको इतना पानी देना है खेत में आपको इतना पानी देना है। पानी को चलो हम नीले कलर से ले लेते हैं। पानी आपको खेत के अंदर इतना देना है कि जो आपके लवण हैं वो घुल घुल कर कहां तक चले जाएं, इन जड़ों से भी नीचे चले जाएं। यानी जो आपके लवण है वो घुल घुल के कहां आ जाए भाई, लवण जो आपके हैं वो घुल के आपके नीचे आ जाएं। कहां आ जाएं, देख लो इस तरीके से मैं अगर आपको बताऊं, एक अलग रंग ले लेता हूं। चलो, जो आपके लवण जो यहां थे मिट्टी के ऊपर, जो आपके लवण थे वो अब घुल घुल के कहां आ जाए भाई, यहां जड़ से भी नीचे पहुंच जाए। जड़ से भी क्या पहुंच जाए, नीचे पहुंच जाए। तो जब सारे लवण जल से नीचे पहुंच जाएंगे, जड़ों से नीचे पहुंच जाएंगे, तो जड़ों को परासरण की क्रिया द्वारा जल की हानि नहीं होगी। साथ ही आपने जो निक्षालन में पानी डाला है वो थोड़ा सा ज्यादा इतना भी हो कि जड़ों के भी काम में आ सके। तो देखो उस पानी से दो काम हो गया, जड़ों को भी पानी मिल गया और निक्षालन के द्वारा जो आपके लवण जो ऊपर की मिट्टी में बने हुए थे वो घुल घुल कर कहां आ गए, नीचे आ गए। लेकिन क्या ये विधि उतनी कारगर है?
मैं आपसे अगर क्वेश्चन बोलूं कि क्या ये विधि उतनी कारगर है, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि थोड़े बहुत टाइम बाद जब आप जुताई करोगे और गर्मियां पड़ेंगी तो जो नीचे जो लवण गए थे वो भी वाष्पीकरण द्वारा कहां आएंगे भाई, मिट्टी की ऊपरी सतह में आएंगे और वापस से मिट्टी को कैसा बना देंगे, लवणीय बना देंगे। लेकिन कुछ समय तक आप इस विधि का उपयोग कर सकते हो, अपनी एक फसल को आप बचा सकते हो। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोला है, निक्षालन की मांग। निक्षालन की मांग का मतलब निक्षालन भी हो जाए और पेड़ पौधों को पानी भी मिल जाए, इतना पानी आपको डालना चाहिए। निक्षालन मांग सिंचाई के जल का वह भाग है जो लवणता को निश्चित स्तर पर बनाए रखने के लिए जड़ क्षेत्र से नीचे जाना चाहिए। ठीक है ना, तो जो लवणों का जो स्तर है, जो लवण है, वो जड़ वाले क्षेत्र से भी नीचे जाने चाहिए, इतना आपको पानी तो कम से कम डालना चाहिए। ठीक है, सिंचाई जल जितना अधिक लवणीय होगा उतनी ही निक्षालन की मांग होगी। सीधी सीधी बात है, जितना ज्यादा लवण ज्यादा होगा पानी के अंदर उतना ही आपको डालना पड़ेगा निक्षालन के लिए, क्योंकि हमें लवणों को कहां पहुंचाना है भाई, नीचे पहुंचाना है, जड़ों से नीचे, जड़ स्तर से हमें नीचे पहुंचाना है। ठीक है, यह विधि उन मृदाओं में अपनानी चाहिए, यह विधि उन मृदाओं में अपनानी चाहिए जिनकी भूमि जल स्तर नीचा हो, जिनमें भूमि जल स्तर कैसा हो, नीचा हो। ठीक है, तो आप आराम से क्या है, जो लवण है उनका निक्षालन हो जाएगा और उन निचली सतहों में पहुंच जाएंगे। ग्रीष्म ऋतु निक्षालन के लिए अति उत्तम होती है, तो जो गर्मी की ऋतु है वो आपके निक्षालन के लिए कैसी है, अति उत्तम है। आगे देखो, इस विधि में खेत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसकी मेड़बंदी कर देते हैं। तो अब पानी भरना है, हमें निक्षालन कराना है, तो हम क्या करते हैं, खेत में मेड़ बना देते हैं छोटी छोटी, और उसको हम पानी से भर देते हैं, तो सारे लवण घुल घुल के कहां पहुंच जाएंगे भाई, जड़ स्तर से नीचे पहुंच जाएंगे। ठीक है, जिससे खेत में पर्याप्त पानी रुक जाता है, पर्याप्त मात्रा में पानी रुक जाएगा। इसके बाद खेत में पर्याप्त मात्रा में जल भर दिया जाता है। यदि मृदा के नीचे कड़ी परत हो जाए तो गहरी जुताई कर देनी चाहिए। अगर मिट्टी के नीचे गहरी परत, कड़क परत बन रही है, तो आपको पता है पानी निक्षालन द्वारा नीचे पहुंचेगा नहीं, तो अगर मिट्टी के अंदर कड़ी परत है तो पहले आप उसको गहरी जुताई करके उस कड़ी परत को आप पहले नष्ट कर दो। ठीक है, मृदा कणाकार अत्यंत महीन हो जाए, जुताई के समय खेत में बालू मिलाना निक्षालन में सहायक होता है, क्योंकि बालू मिलाने से क्या होगा, पानी जो है वो अत्यधिक मात्रा में कहां पहुंचेगा भाई, नीचे की संस्तरों में पहुंचेगा। क्योंकि आपको पता है अगर रेतीली मिट्टी होगी तो वो पानी की अवशोषित करेगी नहीं ज्यादा, तो निक्षालन द्वारा वो पानी कहां जाएगा भाई, निचली सतहों में जाएगा। ठीक है, निक्षालन से लवणों के साथ पोषक तत्व मुख्यतः नाइट्रोजन की हानि होती है। अब निक्षालन क्या होता है, आपके लवणों को तो बहा के ले ही जाएगा, लवणों को तो नीचे ले ही जाएगा, लेकिन जो कुछ आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी भी कुछ मात्रा को ये कहां ले जाता है भाई, मिट्टी के संस्तरों के नीचे ले जाता है। तो कुल मिला के इससे नाइट्रोजन की भी आपकी क्या होती है, हानि होती है। समझ गए बात को? इसलिए क्या बोल रहा है, अतः निक्षालन के बाद फसलों को उगाने के लिए आवश्यकता से अधिक उर्वरक डालना चाहिए। तो अगर आपने निक्षालन करवाया है तो आपको आवश्यक से अधिक मात्रा में क्या डालना चाहिए, उर्वरक, यूरिया वगैरह डालना चाहिए। ठीक है, समझ गए? क्योंकि वहां पर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो हमें नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए नाइट्रोजन युक्त हमें उर्वरक जैसे यूरिया हो गया, आपका अमोनियम सल्फेट वगैरह ये हो गए, ये आपको डालना चाहिए। समझ गए बात को? आगे चलें। चलो अगला पॉइंट क्या है भाई, खाई खोदकर भी आप लवणीय मृदा का सुधार कर सकते हो। देखना भाई इस पॉइंट को। देखो अब खाई खोदकर पहले मैं आपको समझा दूं कि इस पूरे में होने क्या वाला है। ठीक है, देखो खेत में आप क्या करोगे, एक खेत है आपका, इसके आपने दो एरिया ले लिए। सपोज हमारा ये खेत है, ठीक है। अब इस खेत को हमने सपोज दो भागों में बांट दिया, ठीक है। ये रहे आपके दो भाग, और हमने इनके साइड में क्या खोद दी भाई, खाई खोद दी। चलो खाई को हम एक अलग रंग से ले लेते हैं, ये सही रहेगा, ठीक है। चलो हमने यहाँ इस खेत के इस साइड में थोड़ी सी खाई खोद दी गहरी, और हमने इस साइड में भी खाई खोद दी गहरी, ठीक है। अब होगा क्या, हमने यहां से मिट्टी को खोदा, यहां से हमने मिट्टी की खुदाई की, और इस मिट्टी को उठा के, जैसे ये आपके दो स्तर थे, ठीक है ना, इस वाली मिट्टी को हमने खोदा, चाहे इसको समझ लो, इस वाली मिट्टी को खोदा और इसको खोद कर हमने इसके ऊपर डाल दिया उल्टा, ठीक है। यानी इसका जो ऊपरी भाग था, इसका जो नमक वाला जो ऊपरी भाग था, जो लवणीय स्तर था जो ऊपर, वो तो कहां आ गया, नीचे आ गया, और निचला जो सतह था जहां पर आपके लवण नहीं थे, वो आपका कहां आ गया, ऊपर आ गया। तो इस तरीके से आप इसमें क्या कर सकते हो भाई, फसल उगा सकते हो, क्योंकि ये जो ऊपरी मिट्टी है इसके अंदर लवण की मात्रा कम है। सेम टू सेम इधर की जो मिट्टी थी उसकी भी खुदाई की हमने। अब ऊपर तो इसके लवण है, ऊपर तो इसके क्या है भाई, लवण है। अब हमने क्या किया, खुदाई किया, तो इसकी जो ऊपरी मिट्टी थी उसको इस खाई के अंदर हमने ऐसे उल्टा पटक दिया, तो लवण तो कहां आ गए भाई, नीचे आ गए, और जो निचली मिट्टी थी आपकी जिसमें लवण की मात्रा कम थी, वो आपकी कहां आ गई, ऊपर आ गई। तो इस तरीके से आपकी क्या
है मिट्टी में अंदर जो लवण की मात्रा थी वो कम हो गई। लेकिन फिर मैं वही बात बोलूं, क्या ये आपका तरीका बहुत ज्यादा कारगर है? तो आप कहोगे ये तरीका बहुत ज्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि सबसे पहला तो एक खर्चीला है भाई। पूरे खेत में खाई खोदते फिरो, इधर खाई खोदी उधर खाई खोदी, इधर की मिट्टी लाके उल्टी पटकी, इधर की मिट्टी लाके उल्टी पटकी, तो इसमें पहले तो श्रम बहुत ज्यादा लगेगा, खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। और फिर भी ये विधि आपकी इतनी कारगर नहीं है, क्योंकि वही वाष्पीकरण द्वारा पुनः आपके जो लवण है वो कहां आ जाएंगे भाई? मिट्टी की ऊपरी संस्तरों में आ जाएंगे, ऊपरी परतों में पहुंच जाएंगे। ठीक है, समझ गए? पूरा तरीका मैंने आपको समझा दिया। अब थ्योरी पढ़कर आप इस सारी बातों को और अच्छे से समझ सकते हो। देखो यही बात बोली है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। देखो क्या बोला है, इस विधि में थोड़ी दूर दूर पर खाइयां खोदते हैं। ठीक है, खाई चौड़ी और गहरी निश्चित नहीं होती, कितनी भी आप चौड़ी इसको गहरी कर सकते हो, ऐसा कोई निश्चित पैरामीटर नहीं है। खेत के किसी किनारे पर खाई खोदकर उसकी मिट्टी को डोली के ऊपर डाल देते हैं। तो पहले खाई खोदी, खाई खोद के उसकी जो मिट्टी है उसको डोली पर ऊपर डाल दिया, और इसके ठीक बगल में कुछ स्थान छोड़कर दूसरी खाई खोदते हैं। फिर उसके बाद में कुछ स्थान छोड़कर दूसरी खाई खोदते हैं और उसकी भी मिट्टी को निकाल के ऊपर डाल दिया। अब इसकी मिट्टी को इसके अंदर उल्टा पटकेंगे और इधर जो खाई खोदी थी उसकी मिट्टी को इसके अंदर उल्टा पटकेंगे। ठीक है, ऊपरी लवण युक्त क्षार युक्त मिट्टी नीचे चली जाती है तथा नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाती है। इस प्रकार पटकते हैं कि जो आपकी लवणी वाली मिट्टी थी वो नीचे चली जाए और बिना लवण वाली मिट्टी आपकी ऊपर आ जाए। समझ गए बात को? अब देखो दूसरा पैराग्राफ क्या बोल रहा है, इस प्रकार पूरे खेत में खाई खोदते हैं। इस प्रकार पूरे भाई खेत में आप खाई खोदोगे। ठीक है, और पूरे खेत की ऊपर की मिट्टी को अनेक खाइयों में नीचे भर देते हैं, और जो भी आपकी ऊपरी लवणी मिट्टी थी उसको खाई खोद खोद कर हमने ऊपर की लवणी मिट्टी को कहां पहुंचा दिया? नीचे पहुंचा दिया, और नीचे की मिट्टी को ऊपर ले आते हैं। और जो नीचे की मिट्टी थी आपकी अच्छी, जो बिना लवण वाली मिट्टी थी, उसको हम कहां ले आते हैं? ऊपर ले आते हैं। ठीक है, नीचे की मिट्टी में विलेय लवणों की मात्रा कम होती है, नीचे की मिट्टी में जो सॉल्ट थे उनकी मात्रा कैसी होती है? कम होती है। इसलिए जब मिट्टी ऊपर आ जाती है तो इसमें फसलें उगाई जा सकती हैं और इसमें आप फिर फसल उगा सकते हो। लेकिन वही बात कि ये जो विधि है वो कैसी है भाई? अस्थायी है, इतनी ज्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि निचली तहों के लवण पुनः केशिकी क्रिया द्वारा ऊपर आ जाते हैं। जब वाष्पीकरण की क्रिया होगी, जब गर्मी पड़ेगी, तो ये सॉल्ट आपके वापस ऊपर आ जाएंगे पानी के साथ साथ, और मिट्टी धीरे धीरे कैसी हो जाएगी? ऊसर हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। यह विधि अत्यंत महंगी तथा परिश्रमी है, बहुत ज्यादा महंगी है। आपको बहुत ज्यादा मजदूर लगाने पड़ेंगे खेत में, या आप खुद भी काम करोगे तो बहुत ज्यादा परिश्रम आपको करना पड़ेगा। समझ गए बात को? तो ये दोनों तीनों जो विधियां अभी हमने पढ़ी, ये इतनी ज्यादा कारगर विधियां नहीं थी। अब बात करते हैं चौथी विधि की। चौथी विधि में क्या बोल रहा है भाई? विलेय लवणों को ऊपरी सतहों से बहाना। ठीक है, चलो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, हमारे पास बहुत सारे कलर हैं, और इस बार अपन ले लेते हैं अपना पुराना, चलो इसको ले लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। जल विलेय, क्या बोला है? विलेय लवणों को ऊपरी सतहों से बहाना। अब आपने क्या किया है, इसको पूरी कहानी को पहले मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, क्या करना है? विलेय लवणों को ऊपरी सतहों से बहाना है। तो हम क्या करेंगे? खेत में पानी भरेंगे। ये हमारा खेत रहा, इसमें हमने पानी भरा। तो पानी भरने से क्या होगा भाई? कि जो लवण है वो आपके पानी के अंदर घुल जाएंगे, और घुलने के बाद जब वो पानी के अंदर लवण घुल जाएंगे तो उस पानी को हम क्या निकाल देंगे? खेत से बाहर। तो उसके अंदर, उस पानी के अंदर लवण भी आपके कहां चले जाएंगे? खेत से बाहर चले जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप लवणी मृदा का सुधार कर सकते हो। ठीक है, तो यही बात को पैराग्राफ में लिख रखा है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं कि खेत में पर्याप्त मात्रा में क्या करना है भैया? आपको खेत में पर्याप्त मात्रा में पानी भर देना है, जिससे ऊपर की सतह के लवण पानी में घुल जाए, जिससे जो मिट्टी के ऊपर की सतह में जो लवण है वो पानी के अंदर घुल जाए। इसके बाद पानी को खेत से बहाकर लवणों की अधिकांश मात्रा पानी के साथ बहकर बाहर निकल जाती है। इसके बाद इस पानी को हम खेत से बाहर निकाल देते हैं, जिससे लवण जो आपके हैं, अधिकांश जो लवण है वो भी आपके खेत से बाहर निकल जाते हैं और आपकी मिट्टी में लवणता का सुधार हो जाता है। ठीक है, मृदा की ऊपरी सतहों की लवणों की मात्रा कम हो जाती है। अब भाई जब लवण बाहर चले जाएंगे तो ऊपरी सतहों में लवणों की मात्रा कम हो जाएगी। अब आप इस मिट्टी में फसल को उगा सकते हो। यह विधि उन्हीं प्रदेशों में लाभकारी है जहां पानी सस्ता और आसानी से अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाए। तो ये विधि आप वहीं अपना सकते हो जहां आपकी पानी की भरपूर मात्रा हो, पानी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। जैसे हम बात करें रेगिस्तानों की, तो रेगिस्तान में तो पानी नहीं है भाई, बहाने के लिए पानी कहां है? सिंचाई देने के लिए पानी नहीं है, तो बहाने के लिए कहां से आएगा? ठीक है ना, तो ये उन्हीं स्थानों पर लाभकारी है जहां पर आपका पानी की जो मात्रा है आपकी ज्यादा हो, पानी आसानी से आपको उपलब्ध हो जाए। बात आ गई समझ में? अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट क्या है? जल निकास। सेम टू सेम जो अभी की बात की थी वही है, उससे ही रिलेटेड है, पॉइंट अलग दे दिया है, पढ़ लो इसको भी एक बार।
फसल की आवश्यकता से अधिक पृष्ठीय या भूमिगत फालतू जल को भूमि से बाहर निकाल देना जल निकास कहलाता है। तो जितना जल आवश्यक मात्रा में चाहिए था पेड़ पौधों को उतना तो आ गया, जितना मिट्टी को सोखना था उसने सोख लिया, बचे जो आपके अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकाल देना उसी को क्या कहते हैं, जल निकास कहते हैं। जहां जल स्तर, भूमि का जल स्तर काफी ऊंचा या भूमि में कुछ गहराई पर कड़ी परत हो, वहां पर लवणों को खेत से बाहर निकालने हेतु जल निकास होना अति आवश्यक है। यानी जहां पर आपकी मिट्टी के अंदर कड़ी परत बन जाए, जैसे आपकी मिट्टी थी और यहां आपकी नीचे क्या बन गई, कड़ी परत बन गई, तो यहां से नीचे आपके लवण जाएंगे नहीं, भाई कड़ी परत बन रही है तो इससे नीचे आपके लवण जाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर जल निकास करेंगे, पानी से भरपूर हम क्या कर देंगे, लबालब कर देंगे खेत को, तो सारे लवण है वो पानी के अंदर घुल जाएंगे और नीचे नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि नीचे कड़ी परत बन रही है, तो नीचे जाएंगे नहीं, मिट्टी के ऊपरी संस्तरों में ही बने रहेंगे। तो जब हम जल निकास करेंगे तो जो अतिरिक्त जल है उसके साथ बहकर आपके लवण बाहर चले जाएंगे। समझ में आ गई बात? देखो यही बात इन्होंने कर रखी है। तो क्या बोला है भाई इन्होंने कि जल निकास का उचित प्रबंध होने से मृदा में लवणों का संचय कम तथा वायु संचार भी अधिक होता है। तो जल निकास का अगर आपने उचित प्रबंध कर रखा है तो मिट्टी के अंदर लवणों का जो जमाव है वो कम होगा और जो वायु संचार है वो भी कैसा होगा, आपका बढ़िया होगा। जल निकास की आवश्यकता भूमि जल स्तर, जलवायु, पानी की किस्म तथा मृदा की प्रकृति पर, मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है। ठीक है, जल निकास दो तरीकों से कराया जाता है। तो जो पानी का निकास है उसके भी कितने तरीके हैं भाई, दो तरीके हैं। कौन कौन से हैं, फटाफट इनको भी देखो। पहला है खुला जल निकास और दूसरा क्या है आपका, टाइल द्वारा जल निकास। दोनों की बात करते हैं। पहला पढ़ते हैं अपन खुला जल निकास। देखना भाई इसको, देखो भाई पहला देखो खुला जल निकास। अब खुले जल निकास में क्या करना है, पैराग्राफ को पढ़ो। इस प्रकार के जल के निकास में खेत में गहरी नाली बनाई जाती है। नालियों की संख्या व उनका आपस का अंतर मृदा के प्रकार व अन्य कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है ना, खेत में क्या करेंगे, हम नालियां बनाएंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है भाई कि अगर मिट्टी का कणों का आकार छोटा है, अगर महीन कणाकार वाली आपकी मृदा है, तो नालियों के बीच का जो अंतर है वो कितना रखेंगे, 35 से 40 मीटर। दो नालियों के बीच का अंतर कितना रखेंगे, 35 से लेके 40 मीटर। लेकिन अगर आपकी मोटे कणों आकार वाली आपकी जो मिट्टी है तो इनका जो अंतर है वो कितना रखा जाता है भाई, 70 मीटर का अंतर रखा जाता है नालियों के बीच में। ठीक है, अन्य सहायक नालियां मुख्य नाली से लंब रूप में मिलती हैं और अगर आपको छोटी छोटी और भी नालियां निकालनी है तो वो मुख्य जो आपकी नाली है उससे आप उसको कनेक्ट कर देते हो, जोड़ देते हो मुख्य नाली के द्वारा। ठीक है, आगे क्या बोला है, खेत की नालियां पानी के रिसने की दिशा को काटती हुई डालनी चाहिए। अगर आपके खेत में कहीं पानी का रिसाव हो रहा है तो आपको नालियां इस तरीके से जमानी है कि वहां पर रिसाव की जो दिशा है उसको नाली काट दे। तो कहने का मतलब जहां से रिसाव हो रहा होगा वो पानी भी आपका किस में आ जाएगा भाई, नाली के अंदर आ जाएगा। तो जहां रिसाव हो रहा है उस दिशा को काटते हुए आपको क्या बनानी चाहिए भाई, नाली बनानी चाहिए। ठीक है, अगला क्या बोला है, अगला आपको बोला है टाइल द्वारा जल निकास। ठीक है, इसको भी पढ़ो भाई, टाइल द्वारा जल निकास। अब ये टाइल क्या होता है, टाइल को समझ लो। टाइल कंक्रीट से बने सिलेंडर होते हैं। कंक्रीट से बने बने आपने सिलेंडर देखे होंगे ना, सिलेंडर का मतलब पाइप जैसा ही आपको स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये कंक्रीट से बने हुए होते हैं जिनका व्यास, अगर इनके व्यास की बात करूं तो 10 से 25 सेंटीमीटर और इनकी लंबाई की बात करूं तो 40 से 60 सेंटीमीटर तक की होती है। इनको खेत में जमाते समय दो टाइलों के बीच में बजरी का छलना लगा देते हैं। ठीक है, जिससे क्ले के कण और कचरा ना फंसे। इसको बजरी के छलने को क्यों लगाते हैं, क्योंकि क्ले के कण और आपके जो कचरा है वो इसमें ना फंसे। ठीक है, पानी जोड़ों द्वारा टाइलों में प्रवेश करता है। तो पानी क्या करेगा, पहले जोड़ों, जहां भी जोड़ होगा उससे टाइलों में प्रवेश करेगा और प्रवेश करने के बाद क्या होगा, टाइलों को मृदा में जमाने की गहराई तथा उनमें मृदा प्रकार एवं पारगम्यता पर निर्भर करता है। तो जो टाइलों को जो जमाने का क्रम है वो मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के कणों का आकार कैसा है, पारगम्यता कैसा है, इन सभी बातों के ऊपर टाइलों को जमाने का जो आपका नेचर है, जो प्रकार है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, अब आपने पहली विधि पढ़ी है भाई, कौन कौन सी आपने, यांत्रिक विधि पढ़ी है, जल तकनीक विधि आपने पढ़ी है। और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रासायनिक सुधार की और किसकी, जैविक सुधार की। ठीक है, तो मेन बात जो आपने पढ़ा था कि यांत्रिक विधि में आप टेम्परेरी एक तरीके से काम कर सकते हो। मिट्टी में अगर आपको लवण को कम करना है तो आप उसमें जल निकास द्वारा पानी भर के उसका रिसाव करके, या आप मिट्टी को खुरच के या खाई खोद के, इस तरीके से आप एक टेम्परेरी, अस्थायी तो आप उपचार कर सकते हो, लेकिन कोई स्थायी उपचार हमको यांत्रिक विधि से प्राप्त नहीं हुआ। तो अगली हम विधि कौन सी पढ़ेंगे, लवणीय क्षारीय मृदाओं को सुधारने की, रासायनिक विधि, और इसके बाद में कौन सी विधि आएगी, आपकी जैविक विधि। ठीक है, तो बाकी की बात अपन अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।